हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विशाल एक बार फिर अपनी जो 10th की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें अब जियोग्राफी के तीसरे चैप्टर में आज आ गए हैं अपन, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इससे पहले के 2 चैप्टर अपन ने कर लिए हैं, अपने चैनल पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मेक श्योर वो आप देख के आइए। ठीक है, एक तो रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और दूसरा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब आज बात करेंगे अपन वाटर रिसोर्सेज के। ठीक है, इस चैप्टर में अगर क्या क्या देखेंगे, इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज है वो क्या है, वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन हो गया, मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स कौन से हो गए। ठीक है, और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, है ना। अगर पानी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें कि पूरी दुनिया में 96% क्या है, सिर्फ पानी है। लेकिन अगर अपन वैसे बात करें पीने लायक पानी कितना है, 2.5%। ठीक है, मतलब अगर दुनिया का टोटल पानी 100% है तो 96.5 कितना है, किस फॉर्म में है, ओशंस में। ठीक है, जबकि 2.5% पानी कैसा है, फ्रेश वाटर है, पीने लायक है। ठीक है, इंडिया में टोटल पूरी दुनिया का 4% ग्लोबल प्रेसिप्शन मिलता है। मतलब क्या हो गया, पूरी दुनिया में जितनी भी बारिश होती है ना, उसकी 4% की कहाँ पे होती है, इंडिया में होती है। लेकिन फिर भी इंडिया पूरी दुनिया में 133rd रैंक पे है, अगर अपन बात करें पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये माना जा रहा था कि 2025 तक क्या है, इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज़ या रीजन्स में क्या होगा, वाटर का शॉर्टेज अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं तो वाटर स्कैर्सिटी का मतलब सिंपल सा होता है लेक ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की कमी, पानी की कमी क्या कहलाती है, वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, अब देख, अगर कॉजेज बात करें, पानी की कमी तो है, लेकिन पानी की कमी क्यों है ये भी देखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मेन दिक्कत क्या आती है, पॉपुलेशन। अपने यहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 करोड़ के लिए पानी लाना कोई इजी बात थोड़ी है। ठीक है, आंखें बंद करते हैं, उसमें से पॉपुलेशन बढ़ जाती है अपनी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बड़ी समस्या है इंडिया के लिए। इसके बाद देखें ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कुछ महानुभाव क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी का दुरुपयोग भी करते रहते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा, डिमांड क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। आपको पता है, मशीनों में या अगर अपन गए बिल्डिंग्स बनती है तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, डिमांड बढ़ रही है उसकी। अनइक्वल एसेस है, पानी का क्या है, अनइक्वल एसेस है। आप देखोगे जो बड़ी सोसाइटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, वेस्टेज भी होता है, जबकि गरीब लोगों या गरीब सोसाइटी में तो क्या है, पानी तक भी नहीं पहुँचाया जाता। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज़, वही बात आ गई, इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज पानी करती है, और अपना जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल भी कहाँ पर डालती है, रिवर्स में डाल देती है, जिससे क्या है, और ज़्यादा पानी, रिवर भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, और जो वाटर का एक्सप्लोइटेशन है कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में। ठीक है ना, अर्बन एरियाज़ में क्या है, वाटर का एक्सप्लोइटेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ आर इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी। भाई अभी आपने भी जस्ट पढ़ा कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री से क्या होता है, वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती है। देखो ये रहा, अगर आपने ये देखो, ये भी आप ये पढ़ा था ना यहाँ पे कि भाई डिमांड और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिमांड क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो वही बात करते हैं अपन कि ये वाटर स्कैर्सिटी के रीज़न कैसे बन सकते हैं। देखो, पहली बात आती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, पानी की डिमांड बढ़ी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं। इसके बात करें, डिमांड बढ़ रही है कहाँ पे, हाइड्रो पावर, डिमांड किसकी बढ़ रही है, हाइड्रो पावर ड्यू टू ग्रोविंग सिटी पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल। हाइड्रो पावर क्या हो गया, पानी से बनने वाली बिजली, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन सिटीज़ एंड विलेजेस। तो बेसिकली क्या है, ये रीजंस होते हैं
अगर अपन बात करें वाटर स्कैरसिटी के, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना, अपन को याद करना ही है, ठीक है। फिर आता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसीज क्या होती है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, एमएनसी, ठीक है। एमएनसी बेसिकली क्या हो गई, वो कंपनीज होती है जो क्या है, या एक से ज़्यादा देशों में या तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर क्या करती है, अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करती है। मतलब एक से ज़्यादा, अगर आप देखें कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस रन कर रही है और कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। आगे बात करें, एक आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अभी जस्ट अपन ने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पानी की स्टीम से बनती है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। जब भी अपन डैम्स और बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो पानी का फ्लो आता है तो एक टरबाइन की तरह होती है, क्या होती है, एक टरबाइन की तरह होती है, और उस पर क्या है, ऐसे अपन कह सकते हैं प्लेट्स लगे हुए होते हैं। जब पानी इन पे गिरता है तब ये प्लेट्स क्या है, रोटेट होते हैं, और ये क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बीइंग डिस्पाइट बीइंग अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई सब कहते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर भी इसका कंजर्वेशन करने की नीड क्यों है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब रीज़न क्या है, पहली बात करें तो सिर्फ 2.5% वाटर ही दुनिया का क्या है, फ्रेश वाटर है, तो इसके लिए रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें, जो पानी है ना उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसके लिए भी क्या है, वाटर रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन है कंटिन्यू क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, तो भी अपन को वाटर मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। अर्बनाइजेशन है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक बड़ा दिक्कत वाली चीज़ दिख रही है, ठीक है। और यही बात अपन ने पढ़ी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या है, रैपिडली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर अपन बात करें एंशियंट टाइम में, देखो अपने जो पूर्वज थे ना वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपर्ट थे कि पहले के टाइम में जो भी पानी वानी था उसको कैसे सेव किया जाता था, ठीक है। अपन को बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे अ सोफिस्टिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वॉज बिल्ट इन श्रृंगवेरा इलाहाबाद, ठीक है ना। श्रृंगवेरा इलाहाबाद में क्या 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 देखा अपन ने कि वहाँ के लोग भी क्या है, पानी को कंजर्व कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, पानी को कंजर्व कर रहे हैं, और जो फ्लड वाटर था उसको कंजर्व करते थे। वहाँ पे गंगा से जो फ्लड वाटर आता था उसको श्रीविंगेरा इलाहाबाद में कंजर्व कर लिया जाता, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी क्या अपन को लार्ज स्केल डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कलिंगा जो ओडिशा में है, नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, और बेनोर जो कर्नाटका में है, इसके अलावा कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे भी अपन को बहुत अच्छे इरिगेशन सिस्टम देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये तीनों चारों नाम है, ये याद रखना। पहला है इलाहाबाद, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, और तीसरा कौन सा है, कलिंगा, नागार्जुना, कोल्हापुर, बेनूर, ये सब है, ठीक है। और एक जैसे अगर एमसीक्यू में आ जाए, भोपाल लेक क्या है, भोपाल लेक जो उस समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, ठीक है ना। 11वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी थी, भोपाल लेक। इसके अलावा अगर बात करें, एक आता है हौज खास। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय हौज खास। तो हौज खास क्या था, एक तरह का पौंड था, है ना, तालाब था, स्पेशल तालाब था, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। श्री फोर्ट एरिया ऑफ दिल्ली, या सिर्फ दिल्ली ही याद रख सकते हो, पानी सप्लाई के लिए इसको बनाया था 14वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो अगर अपन देखें एंशियंट टाइम में, तो अपन को 4-5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इलाहाबाद में फ्लड वाटर कंजर्व करते थे, लार्ज स्केल डैम थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है कलिंगा, नागार्जुनकोंडा और में, ठीक है। और सबसे बड़ी 11वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी थी, तो भोपाल लेक थी। इसके अलावा बात करें हौज खास किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया, जो कि एक पौंड था, और ये कहाँ पे बनवाया, दिल्ली में, ठीक है, 14वीं सेंचुरी में। फिर आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट।
व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट? तो ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिससे क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक साथ अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, मल्टीपल अपन इसको कह सकते हैं कि भाई मल्टीपल टारगेट क्या है एक बार में अचीव किया जा सकता है इससे, ठीक है। अब और अगर आप आगे बात करते हैं अपन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बाद आता है डैम। डैम क्या होता है? देखो डैम एक तरह के बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके के बैरियर्स या रुकावटें, ठीक है ना। एक तरीके से बैरियर्स होते हैं टू स्टॉप डायरेक्ट और रिड्यूस द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर विच यूजुअली क्रिएट्स अ रिजर्वियर, लेक और रिचार्ज, ठीक है। अब देखो कोई भी पानी है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। ये पानी का फ्लो है, ठीक है। नदी क्या है, कंटिन्यू यहाँ से आ रही है अपने नेचुरल फ्लो में, ठीक है। अब कभी बारिश और आ गई तो इस कंडीशन में क्या होता है, बाढ़ की कंडीशंस नहीं आ जाए, ठीक है, तब क्या बनाया जाता है, एक डैम सा बना दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये डैम में यहाँ पे गेट लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये गेट लगे हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये गेट बंद रहेंगे और इसके आगे और वापस क्या है, पानी का फ्लो मेंटेन कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे और क्या है, यहाँ पे आगे वापस नदी जा रही है। अब यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लो आ रहा है, तो क्या है, ये यहीं तक ही रहेगा, है ना, आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब ये ओवरफ्लो होने लग जाएगा तब क्या है, ये गेट खोल दिए जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो वापस यहाँ पे आगे चला जाएगा, ठीक है। तो डैम्स बेसिकली क्या करते हैं, डैम्स एक तरह के बैरियर है जो नेचुरल फ्लो है पानी का उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन बेनिफिट्स देखें। अगर डैम्स के बेनिफिट के बारे में देखें, देखो इरिगेशन के लिए अच्छा होता है डैम, है ना। ये पानी को रोक के क्या है खेतों में डाइवर्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए पावर जनरेशन, अपन ने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखा था ना। आगे बढ़ेंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वो भी तो यही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, यही तो है। तो इसी तरीके से क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पावर बना रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल नीड में पावर दे रहे हैं। फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फूड नहीं है ये फ्लड है, ठीक है। जो भी बाढ़ आती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म, बहुत लोग क्या है टूरिज्म डैम्स वैम्स देखने भी आते हैं। फिशरीज अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाता है ना, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम, मछलियाँ, तो ये सब क्या है यहाँ पे एक ये बेनिफिट्स हो गए इसके डैम के, ठीक है। अब अपन फिर और आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं ये डैम्स और ये सब आप याद कर लेना अच्छे से। फिर क्वेश्चन आ गया एक, क्या है क्वेश्चन देखिए फटाफट। वाई आर डैम्स आर नाउ कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में देखा था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, जो एक बार में एक से ज़्यादा पर्पस क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं, ठीक है। डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर इसकी बात करें, देखो पहला आता है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द डैम आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो भी पानी डैम से कलेक्ट किया जाता है ना, वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें डैम्स आर बिल्ट फॉर फ्लड कंट्रोल। मेन किस लिए होता है, फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके बाद बात करें डैम्स आर बिल्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। किसके कंजर्वेशन के, वाटर के कंजर्वेशन, वेजिटेशन और सॉइल के लिए। और इसके अलावा जो टूरिज्म है उसको भी क्या करते हैं ये लोग, प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू कॉल डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक तरीके का क्वेश्चन और बन सकता है कि टेम्पल्स ऑफ इंडिया किसने बोला डैम्स को, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला। पहली बात क्यों बोला, क्योंकि डैम्स के क्या है बहुत सारे बेनिफिट्स अपन ने देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है, फिशरीज होती है और आगे इसको पानी सप्लाई कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, इसके बेनिफिट्स थे। फिर आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में अगर बात करें तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की और बात क्या कर सकते हैं अपन, देखते हैं चलो इसके बारे में। लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। तो आज़ादी के बाद ही क्या है ये स्टार्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने
डैम्स को क्या कहा था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद बात करें, इट विल इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी विद डेवलपमेंट ऑफ रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या है, अर्बन और रूरल और एग्रीकल्चरल दोनों को क्या है डेवलप करने में एक बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं अब अपन मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये क्या होते हैं, देखो, मेकिंग डैम्स ऑन रिवर फुलफिलिंग मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम इट कॉल्ड अ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रिवर्स पे डैम बनाना, उनसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पूरे करवाना क्या कहलाता है, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, कुछ अपने को छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सारा कवर करते हुए चलना है। क्रिटिसिज्म की बात करें, देखो जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट होते हैं ना या डैम्स होते हैं ना, इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके बारे में अगर देखें, पहला आता है कि ये पानी के नेचुरल फ्लो को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन, वो जो भी पानी पीछे से फ्लो लेके आ रही होती है वो रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है किसको, एक्वाटिक लाइफ को। जो भी पानी के अंदर अपन देखते हैं जो भी लाइफ होती है, छोटी मछलियाँ हो गई या शैवाल हो गए, ये जो सब भी है छोटी छोटी चीज़ें, इनको क्या है नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है। क्योंकि ये एक तरीके से ये मान लो कि पहले इनके पास ये पूरा एरिया था जहाँ पे नदी बह रही है, लेकिन अब क्या है, जब भी डैम आ गया ना, डैम आते ही क्या है, इनका जो घूमने वाला एरिया था वो क्या हो गया, कवर हो गया। अब ये क्या है, ये उस साइड में तभी जा पाएंगे जब ये यहाँ के गेट खुलेंगे। और बहुत सी तो एक्वाटिक लाइफ ये होती है कि इन गेट के नीचे आके ये लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, अगर तीसरा बात करें, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो लार्ज स्केल पर क्या है, लोकल कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जो रिजर्वियर्स है वो बिल्ट ऑन दी फ्लड प्लेन विद सबमर्ज दी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इवन एक्चुअली इरोड ऑफ सॉइल। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो सॉइल होती है ना वो क्या होती है, वो इरोड हो जाती है। ठीक है, और जो रिजर्वियर है वो बिल्ड हो जाते हैं फ्लड प्लेन पर, है ना, जो मैदान होता है उस पर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, एक आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी डैम्स की वजह से एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। बेसिकली ये गुजरात में हुआ था। हुआ क्या था ये, देखो किसके खिलाफ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम। ठीक है ना, सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर बन रहा था, उसके अगेंस्ट में ये हुआ था। द मूवमेंट वॉज कंडक्टेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो मूवमेंट था वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस कह सकते हैं, उनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसमें कौन कौन थे, ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, है ना, जो भी पर्यावरण के लिए लड़ते हैं वो सब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थे। ठीक है, इनिशियली दिस मूवमेंट फोकस्ड ऑन द इशू ऑफ फॉरेस्ट बीइंग सबमर्ज्ड इन द डैम वाटर। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले मूवमेंट इसी पे फोकस कर रहा था कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, डैम बनने से क्या है, सारा फॉरेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन बाद में ये किस पे शिफ्ट हो गया, रिहेबिलिएट, मतलब यहाँ से जो जिन लोगों को हटाया गया था ना, उनको ना तो पेमेंट मिला काफ़ी टाइम तक, ठीक है, ना दूसरी जगह घर मिला। तो इनका मेन फोकस क्या आ गया कि भाई हमारा जो भी आवास है, हम जो भी रहते हैं उसको भी क्या है वापस हमको दिया जाए। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद अपन देखते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, देखो ग्राउंड वाटर वो होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, वाटर दैट कलेक्ट्स इन पोर्स एंड लेयर्स ऑफ रॉक कवर लेइंग बीनीथ दी सॉइल। तो सॉइल के नीचे जो भी पोर्स होते हैं या लेयर्स होती है ना, जो भी पोर्स हो गई या लेयर्स हो गई, उनके नीचे जो भी पानी धीरे धीरे टपक टपक के चला जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर अपन देखते हैं कि भाई बहुत लोग कुएं और से ये इस पानी को निकालते हैं, यूज़ भी करते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये वही वाटर ग्राउंड वाटर कहलाता है। ठीक है, पोर्स और लेयर्स के थ्रू क्या है, ये सॉइल के नीचे जाके जमा हो जाता है।
इसके आगे फिर अगर बात करें अपन, देखो फिर बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो भी बारिश का पानी है उसको क्या करना, हार्वेस्ट करना या सेव करना, क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अ टेक्निक इन विच रेन वाटर इज फिल्ड इन एम्प्टी स्पेसेस, है ना, एम्प्टी स्पेसेस, इन टैंक्स, इन होम्स, इन अनयूज्ड वेल्स, इट इज यूज्ड लेटर। ठीक है, तो जो भी वेल्स हो रहे हैं, कुएं हो रहे हैं, उस पर क्या है, पानी को सेव करना और बाद में इसका यूज लेना, बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यही होता है। ठीक है, अगर माउंटेनियस एरियाज की बात करें, माउंटेन वाले एरियाज की बात करें, इरिगेशन ऑफ फील्ड बाय चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर विद चैनल लाइक गुल एंड कुल। ठीक है, तो गुल और कुल अपन को कहाँ देखने को मिलते हैं? माउंटेनियस एरियाज में। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इरिगेशन ऑफ फील्ड से, है ना, इरिगेशन ऑफ फील्ड से जब क्या होता है, रिवर का फ्लो या उसका चैनल क्या है, बदल दिया जाता है। ठीक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें अगर, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इसके अलावा क्या है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये क्या है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। राजस्थान में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, मेथड्स क्या है कि किन तरीके से क्या है अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसा अपन ने देखा कि पहाड़ी एरिया में क्या होता है, पीपल बिल्ट चैनल्स लाइक गुल एंड कुल, गुल या कुल जैसे चैनल बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें वेस्ट बंगाल में क्या होता है, फ्लड के दौरान क्या होता है, जो फ्लड वाटर होता है उसके चैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स है राजस्थान के, वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल एरियाज है जो, उनको क्या है, रेन वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ठीक है, पिट्स बना दिया जाता है रेन वाटर और सेमी एरिड वाटर को कलेक्ट करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑन द रूफ से करते हैं। ठीक है, और टैंक्स या टांकास या टैंकर्स भी बीकानेर, फलोदियोर में देखे जा सकते हैं। बीकानेर, फलोदियोर, बाड़मेर, है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है किसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ पे? मेघालय में। कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, अगर भाई आपको क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेश वाटर, ठीक है, क्या होता है आपको पता है, लेकिन सोर्स क्या है, तो बारिश से मिल सकता है। ठीक है, सरफेस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, सरफेस और फिर ग्राउंड वाटर, इस ठीक है, सरफेस वाटर क्या हो गया, रिवर्स होगी, लेक्स होगी, जबकि ग्राउंड वाटर क्या हो गया, जो पानी ग्राउंड के अंदर क्या है, सॉइल के नीचे क्या है, स्टोर हो रखा होता है। अपन ने देखा था लेयर्स या पोर्स से, ठीक है ना, उसके अंदर जाके सेव हो जाता है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की अगर बात करें तो ये वो इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, इरिगेशन किसके थ्रू होता है, इस बम्बू पाइप्स के, किसके थ्रू होता है, बम्बू पाइप्स के। ठीक है, तो बम्बू पाइप्स के थ्रू जो इरिगेशन होता है बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। इसके बाद आता है टैंक। ठीक है ना, टैंक या टांका भी कह सकते हैं इसको। देखो इसको और क्या कहेंगे अपन, एक और इसका नाम आ सकता है टांकास। ठीक है ना, क्या आएगा, टांका। ठीक है, तो रेन वाटर इन अ टैंक कैन बी स्टोर अंटिल दी नेक्स्ट रेनी सीजन। ठीक है ना, मतलब क्या है, बारिश का पानी क्या स्टोर कर लिया जाता है और अगले, जब तक अगला बारिश का सीजन नहीं आए तब तक क्या है, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसको क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ करते हैं और बाकी कामों में यूज़ लेते हैं। बेसिकली क्या है, ये राजस्थान साइड में ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश की क्या है, कमी देखी जाती है और पानी की भी पहले कमी देखी जाती थी, तो इसलिए ये ज़्यादा टेक्निक बीकानेर, बाड़मेर में यूज़ करते थे। ठीक है, पार्लर पानी क्या होता है, देखो रेन वाटर दैट इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, है ना, तो वो बारिश का वो पानी जो अंडरग्राउंड के टैंक्स में स्टोर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर या पार्लर पानी। क्या कहते हैं, पार्लर पानी। ठीक है ना, देखो अब भी अगर बात करें, ये घर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और ये कुछ अपन बना देते हैं, ये एक तरीके का पाइप हो गया, क्या हो गया, पाइप हो गया। ठीक है, और ये ऐसे नीचे जाके
यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड रूम है, उससे क्या है ये जा रहा है, ठीक है। अब हो रही है बारिश, अब बारिश करवा देते हैं। देखो ये क्या हो गई, ये बड़े बड़े छिंटे आने हैं पानी के, ये इसमें जाके ये यहाँ पे क्या है स्टोर हो जाता है ना। तो क्या है ये अंडरग्राउंड टैंक्स हो गया, और इसका पानी क्या होता है पार्लर पानी कहलाता है, ठीक है। और यही होती है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। आई विश आपको समझ आ रहा होगा, है ना। इसको थोड़ा सा और, ये मैं मिटाता नहीं हूँ, पड़ा है ये, आप देख लीजिएगा अगर आपको वापस इसको देखना हो तो, ठीक है। अब फिर एक अगर देखें अपन कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे वाटर स्कैर्सिटी इंडिया में बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, जो इंडिया है ना मानसून क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो इंडिया में जब मानसून क्लाइमेट है ना तो बारिश क्या है थोड़ी सी इरेगुलर अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी वही है कि वाटर स्कैर्सिटी इंक्रीजिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून। तीसरा देखें रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर इरिगेशन वाटर, ठीक है। तो क्या है इरिगेशन वाटर की डिमांड वापस बढ़ रही थी, ठीक है। फेलिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक है। कुएं और का पानी ख़त्म हो गया, लोग फैक्ट्रियाँ खोल खोल के बैठे हैं। इसके अलावा जो प्रेशर है पानी के रिसोर्सेज पे वो भी क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अर्बनाइजेशन के पीछे। इसके अलावा बात करें पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चुगनी, तो इससे क्या हो रहा है, इससे और ज़्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है रिसोर्सेज ऑफ वाटर पे, है ना। नेगेटिव इफेक्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, ओवर इरिगेशन के, ठीक है, या एक्सेसिव इरिगेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, इससे इकोलॉजिकली कंसिक्वेंसेस होते हैं लाइक ऑयल सलाइनाइजेशन। जो ऑयल सॉइल है ना, जो सॉइल है ना वो क्या होती है सलाइन हो जाती है नेचर में, लाइक नमकीन। तो सॉइल क्या होती है बंजर हो जाती है, अनफर्टाइल। अपन को और कुछ याद नहीं रखना, अपन को इतना याद रखना है कि अगर सॉइल की बात करें, सॉइल क्या हो जाएगी अनफर्टाइल, क्या हो जाएगी अनफर्टाइल, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर बात करें अपन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ख़त्म हो गई, और इसी से क्या होगा वाटर शॉर्टेज होगा, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था वाटर रिसोर्सेज। इसको वापस अच्छे से देख लीजिए एक बार, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। अपने टारगेट है 90 प्लस करके आना है, एसएसटी में नंबर 90 प्लस आने चाहिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मोस्ट बताए थे वो तो याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।